ओम शांति छात्रों, आज हम स्पर्श के पाठ अतिथि तुम कब जाओ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं शरद जोशी। बच्चों, शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक तो ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन की अपनी आजीविका के रूप में अपना लिया। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलिया, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। और इन्होंने 2 व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। बच्चों, ये शरद जोशी जी की जो भाषा है, लेखन शैली है, वो बहुत ही अत्यंत सरल और सहज होती है। मुहावरों और मजाक यानी कि हास प्रयास का हल्का फुल्का स्पर्श देकर ये अपनी रचनाओं को बहुत अधिक रोचक बनाते हैं। धर्म, अध्यात्म, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी जी की पैनी नज़र से नहीं बच सका। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों यानी कि बुराइयों का चित्रण किया है। पाठक इस पढ़ने वाले जो होते हैं वो इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने के लिए विवश भी हो जाते हैं। अब जो ये पाठ है, प्रस्तुत पाठ है, जो तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है जो अपने किसी भी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना किसी पूर्व सूचना के चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। और भले ही उनके वहाँ रहने से मेहमान जो मेज़बान होता है यानी कि जो जिसके घर वे जाते हैं उनके ऊपर कितना ही कोई मुश्किल क्यों ना आ जाए। तो अतिथि का मतलब आप सभी जानते हो बेटा, अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ठीक है, तो अब हम इस पाठ का जो है वो विषय वस्तु को पढ़ते हैं। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक कहते हैं कि जो है वो अतिथि के आए हुए 4 दिन बीत गए हैं, परंतु अभी भी वो जाने का उनका इस तरह से कोई भी हाव भाव से पता नहीं चल रहा है कि अभी वो जाने वाले हैं। तो वो उन्हें स्मरण कराना चाहते हैं तुम्हारे आगमन के, यानी कि तुम्हें आए हुए यहाँ पर 4 दिवस बीत गए हैं। और जो अतिथि है वो निसंकोच यानी कि बिना संकोच के ही अपनी सिगरेट का धुआं जो है वो फेंक रहे हैं, यानी कि चारों तरफ जो वो बैठते हैं और सिगरेट पीते हैं, उसका जो धुआं है वो पूरे घर में फैल जाता है। तो उसे याद दिलाना चाहते, स्मरण दिलाना चाहते कि जहाँ पर तुम बैठ कर सिगरेट पी रहे हो उसके सामने ठीक एक कैलेंडर है और जिसमें तुम्हें बार बार मैं दिखाकर जो है उसकी तारीखें बदल रहा हूँ ताकि तुम इस बात का आभास हो जाए कि तुम्हें आए हुए अब 4 दिन बीत गए हैं। शायद तुम इस बात जैसे अवगत नहीं हो या तुम इस बात को समझना नहीं चाहते हो, तुम इस बात को इग्नोर कर देते हो और इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। जो लेखक है वो इस बात अपने मन में विचार करते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट थे, जो अंतरिक्ष यात्री थे, वह भी जब चांद पर गए थे तो थोड़ा समय वहाँ पर रुके थे और उसके पश्चात वो अपने घर वापस आ गए थे। लेकिन तुम्हें आए हुए यहाँ पर 4 दिन बीत गए क्योंकि तुम एक बहुत छोटी सी लंबी सी यात्रा करके नहीं आए हो, अभी तो बहुत छोटी सी यात्रा करके आए हो और तुम अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहे हो। लेखक उन्हें इस बात का आभास कराना चाहते हैं कि जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसका तो तुमने देख ही ली है कि उन्होंने जो है उनके स्वागत के लिए बहुत सारा जो है वो खर्च कर दिया है और अब जो है वो तुमने सब पता चल गया मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में भी कि बहुत अच्छी नहीं है और उसके पश्चात भी तुम अभी तक यहीं पर रुके हुए और तुमने जो भी मेरे साथ संबंध बनाना था या जिस संबंध के कारण तुम मेरे पास आए थे वो संबंध का जो मोटिव था, उसका जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वह भी अब पूरा हो गया है। तो इसलिए अतिथि तुम वापस लौट जाओ क्योंकि जो तुम्हारा घर है, जिस शहर में तुम रहते हो, वह तुम्हें पुकार रही है, वह तुम्हें वापस बुला रही है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। अब अतिथि उसे उस बात के स्मरण कराना चाहते हैं जब अतिथि आए थे। वो कहते हैं कि जब तुम आए थे तो अज्ञात आशंका से यानी कि मेरे मन में एक अजीब सी जो है वो आशंका उठी थी कि तुम जो है वो मेरी आर्थिक स्थिति पहले से सही नहीं थी, अब तुम्हारे आने पर अधिक खर्चा करना पड़ेगा। मेरा बटुआ भी काँप गया था, ये बहुत मुहावरा बताया गया, बटुआ काँप जाना मतलब आर्थिक स्थिति का डगमगा जाना। वो कहते कि ये सब चीज़ें थी परंतु मैंने तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मुझे तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगा। मैंने एक स्नेही भीगी मुस्कुराहट के साथ तुम्हारा सम्मान किया था। तुम्हारे जो मेरी पत्नी थी उसने भी तुम्हें सादर नमस्ते की थी और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी और तुम्हें हम यह दर्शाना चाहते थे कि तुम्हारे आगमन पर हम बहुत अधिक प्रसन्न हैं।
और वो कहती है कि जिस तरह से अतिथि जो होता है वो हमारे देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो तुम्हें एक अतिथि मानकर हमने जो एक मध्यम वर्ग का जो रात का जो खाना होता है, जो भोजन होता है, उसे हमने डिनर में बदल दिया था। यानी कि उसे एक उच्च मध्यम वर्ग की संज्ञा दे दी थी, जिसमें उन्होंने मतलब 2 सब्जियां बनाई थी, रायता बनाया था और मीठा भी बनाया था। वो कहते हैं कि आम दिनों में हम एक साधारण भोजन खाते हैं, लेकिन जब तुम आए थे तो तुम्हारे आतिथ्य के लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए हमने अपने मध्यम वर्गीय जो रात का भोजन था उसे हमने जो है वो डिनर का रूप दे दिया था। परंतु ये मन में एक आशा थी कि तुम रात को रुकोगे और सुबह तुम वापस चले जाओगे, और जो है वो तुम्हारे मन में इस बात की हमेशा एक छाप रहेगी कि हमने तुम्हारा जो मेहमान नवाजी की है, जो तुम्हारा स्वागत किया है, वो बहुत अच्छे से किया है। और यदि कि मेरे मन में ये आशा थी कि तुम रात का खाना खा के जब सुबह जाने के लिए कहोगे तो मैं तुम्हें आग्रह करूँगा, रुकने के लिए कहूँगा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानेंगे और एक अच्छे अतिथि की तरह वापस चले जाओगे। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। ये सब मेरी आशा के विपरीत था। अगले दिन भी तुम वहीं पर ही मतलब मेरे घर में ही रहे। तो कहते हैं कि फिर भी मैंने इस बात को जो है वो अपने मन में रख लिया कि शायद आज का दिन रुक कर तुम कल सुबह फिर चले जाओगी। इसीलिए मैंने अपने मतलब चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लिए रहा और तुमसे मैं बातें करता रहा। और फिर उसके पश्चात मैंने जो अपने दोपहर के भोजन को भी जो है वो लंच की गरिमा प्रदान कर दी। फिर शाम को तुम्हें सिनेमा दिखाया और फिर उसके पश्चात मैंने तुम्हें जो है वो पान इत्यादि का भी जो है वो तुम्हारे सामने जो है उसे प्रस्तुत किया। उसके पश्चात मुझे मन में एक आशा आ गई थी कि अब कल सुबह तुम जो है वो वापस जाने के लिए कहोगी और मैं एक भाव भी नहीं, अपने मन में एक भावना लेकर तुम्हें विदा करूँगा और मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाऊँगा। लेकिन ऐसा अवसर तुमने मुझे नहीं दिया और तुम लगातार मेरे आतिथ्य का जो है वो आनंद लेते हुए यहीं पर मेरे घर में बने हुए हो। वो कहते हैं कि जब तीसरा दिन होता है तो तब भी अतिथि जाने का नाम नहीं लेता। और ये बात वह लेखक से कहते हैं कि मुझे अपने कपड़े जो है वो धोबी को देना है, धुलवाने के लिए देना चाहता हूँ। जो ये आघात था, ये जो बात थी, वह एक ऐसी चोट के समान थी जिसका जो जग में वो प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन लेखक के मन पर ये जो प्रश्न मतलब जो ये कथन था, ये जो वाक्य थे, उसने बहुत अधिक मार्मिक चोट की थी। और वो कहते हैं कि अब जो है वो तुम मेरे घर में आए हो तो जिस तरह से हम रबड़ को खींचते रहते हैं और वो खींचता चला जाता है, वैसे ही तुम्हारे यहाँ आगमन का जो समय है वो रबड़ की तरह खींचता ही चला जा रहा है। तो वो कहते हैं कि मतलब जो अतिथि होता है वो देवता माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, लेकिन जो देवता होता है वो तभी तक देवता रहता है जब वो थोड़े समय के लिए आए और दर्शन दे और उसके पश्चात वो वापस चला जाए। और अगर वो बहुत अधिक रुक जाता है तो फिर वो राक्षस के समान प्रतीत होने लगता है। तो लेखक कहती है कि मैंने मतलब उसे क्या किया कि धोबी के दूंगा तो अधिक समय लगेगा, तो किसी लॉन्ड्री पर यानी कि किसी ड्राई क्लीनर को दे देते हैं तो जल्दी धुल जाएंगे। तो मेरे मन में ये विश्वास था कि शायद कपड़े जल्दी धुल कर आ जाएंगे तो तुम वापस जाने के बारे में सोचने लगोगे। तो वह दोनों चलते हैं। तो कहती कि जब हम जा रहे थे तो जो मेरी पत्नी है उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो जब मैंने उनसे ये बोला कि हम कपड़े लॉन्ड्री में देने के लिए जा रहे हैं, तो जो उनकी आँखें थी एकाएक बहुत अधिक बड़ी हो गई थी। तो वो असमंजस में थी, वो आश्चर्यचकित थी कि अगर कपड़े लॉन्ड्री में जा रहे हैं तो जब तक वापस आएंगे वो धुलकर, तब तक इसका अर्थ है कि अतिथि उनके घर से जाने वाला नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी पत्नी हमेशा इतनी बड़ी बड़ी आंखें नहीं करती। उन्हें याद आता है, वो प्रसंग याद आता है कि जब एक बार वो अकेले अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, तब उस समय उनकी पत्नी ने उन्हें अपनी इसी तरह से बड़ी बड़ी आंखें दिखाई थी। वो कहते हैं कि उनकी उस बड़ी बड़ी आंखों को देखकर जो मेरा मन है वो जो था वो अंदर तक दहल गया था, हिल गया था, डर गया था उसका मन। और जो है वो इसी कारण उन्होंने अपना मतलब जो विचार था अपने मित्रों के साथ अकेले घूमने जाने का वो उन्होंने छोड़ दिया था। और इसलिए आज भी जो है पत्नी ने जब उनकी बात को सुना तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई और आज भी उसने वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। तो वो कहते हैं कि मतलब जो है वो उनके मन में उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देख के उसका जो मन था वह डर गया था। वो कहते हैं कि जो उसने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई थी तो वो उसका पीछे जो कारण था, उसका जो रीज़न था वो यही था कि अतिथि अभी जाने वाला नहीं है। वास्तव में वो कहते हैं कि ये जो बात थी वो बिल्कुल सच थी, क्योंकि अतिथि अभी जाने का नाम लेने वाला नहीं था। तो वो कहते हैं कि अब अतिथि को आए हुए 4 दिन बीत गए और जितने भी उनके मतलब विषय थे, मतलब उन्होंने अपने परिवार के बारे में बात की, बच्चों के बारे में बात की, नौकरी के बारे में बात की,
फिल्म के बारे में बात की, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार और महंगाई, साहित्य आदि जितने भी विषय जो थे उन सब पर उन्होंने इन 4 दिनों में खुलकर बात की। और जो है वो हंसते रहे, एक दूसरे की जो है वो कमजोरियों को और एक दूसरे की जो है वो अच्छाइयों को जो है वो बातें करके वो हंसते रहे। तो कहते हैं कि अब ये सब बातों का विषय भी ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास कोई ऐसा विषय नहीं बचा कि तुम और मैं बैठकर किसी विषय पर बातचीत कर सकें। और जो अब मेरी मुस्कुराहट है वो भी अब कहीं लुप्त हो गई है, क्योंकि अब मुझे तुम्हें देख देख कर हंसी नहीं आती, मेरे मन में किसी प्रकार की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होती। अब जो तुम्हारे और मेरे बीच में एक संबंध था, प्रेम का संबंध था, रिश्ते नाते होने के नाते जो एक संबंध होता है, अब वह बोरियत में बदलने लगा है। अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार के आतिथ्य की जो भावना होती है वो समाप्त हो गई है। अब मेरे मन में जो है वो गालियों का जो रूप है वो धारण होने लगा है। तो वो कहते हैं कि तुम तो जो तुम्हारा अस्तित्व है मेरे परिवार के साथ इतने अच्छे से चिपक गए हैं कि तुम्हें यह जो घर है वो इतना अच्छा लगने लगा है, अब तुम इसमें भी जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तो उसके पश्चात पत्नी ने फिर अगले दिन, जब 4 दिन हो गए तो अगले दिन उससे पूछा कि क्या अतिथि जा रही हैं या ये कब तक रहेंगे। तो मैंने, जो लेखक कहती है कि मैंने उनको जवाब दिया कि मालूम नहीं कि कितने समय तक अभी और रहेंगे। तो पत्नी जो होती है वो उनकी थोड़ी क्रोधित हो जाती है। तो वो कहती है कि अब बहुत हो गया उनका आतिथ्य, अब मुझसे इतना आतिथ्य नहीं हो पाएगा, अब मैं जो है वो खिचड़ी बना रही हूँ। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि खिचड़ी बनाने से मतलब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा आतिथ्य का जो एक सत्कार की जो भावना थी वो हमारे मन से समाप्त हो गई है और तुम जाने का नाम लेने लग जाओगे। और लेखक कहते हैं कि अगर खिचड़ी खाने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं जाते तो फिर हमें उपवास ही रखना पड़ेगा, यानी कि हमें व्रत करना पड़ेगा। और तुम भी अच्छे तरह से जानते हो कि जो खिचड़ी होती है बेटा वो एक बहुत ही नॉर्मल सा खाना माना जाता है। तो इसका मतलब है हम अतिथि को कभी भी खिचड़ी जो है वो प्रस्तुत नहीं करते, उन्हें खाने के लिए नहीं देते। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, मतलब मेरी पत्नी खिचड़ी बना रही है और उसके पश्चात अगर तब भी तुम नहीं गए तो उसके पश्चात हम उपवास रखेंगे, अर्थात तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे। जिस तरह से संक्रमित होते हैं, इन्फेक्टेड कई पर्सन होते हैं, हम उससे दूर रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरे मन में ऐसे ही एक भावना आ रही है, तुम्हारे और मेरे रिश्ते जो है, आपसी जो संबंध है वो एक संक्रमण से गुजर रही हैं। यानी कि अब तुम मुझसे दूर रह रही हो और मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ। तुम अपने मतलब पत्रिका की पन्ने उठा के पढ़ रही हो और मैं अपनी पत्रिका की पन्ने उठा के पढ़ रहा हूँ। हम दोनों में किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। लेखक कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरों के यहाँ पर सभी का बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो घर है उसे हम स्वीट होम के नाम से जानते हैं, लेकिन वो होम तभी तक स्वीट रहता है जब तक दूसरा कोई पर्सन आकर उसकी स्वीटनेस को, उसकी मधुरता को समाप्त ना करे। और तुमने ऐसा ही किया। मेरा घर जो था वो स्वीट होम था और तुम अपने स्वीट होम को छोड़कर यहाँ आए हो। तुम्हारे आने के कारण मेरे घर की जो स्वीटनेस थी, मेरे घर की जो मधुरता थी, हमारे रिश्तों में जो मधुरता थी, अब वो कहीं पर समाप्त हो गई है। और अब यह समय आ गया है कि अगर अभी भी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गेट आउट करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। वो कहती है कि अपने खराटों से और एक रात गुंजायमान करने के बाद जो कल किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो तुम्हारे आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। वो कहते हैं कि रात को तुम इतना मतलब जब सोते हो तो खराटे लेते हो और उसकी वजह से पूरा जो मेरा घर है वो उसमें एक संगीत बजता रहता है। तो कहते हैं कि तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें 4 रातें हो गई हैं यहाँ पर खराटे लेते हुए। अब अगली जो 5वां दिन जो निकलेगा, जो सूरज निकलेगा, तो तुम्हें आए हुए 5वां दिन हो जाएगा। इस बात का तुम्हें शायद आभास नहीं है। तो कहते हैं कि अब तुम्हारा वापस जाने का ये बहुत ही अच्छा समय है, बिल्कुल जो है वो राइट टाइम है और तुम्हें वापस चला जाना चाहिए। अपने मन में लेकर सोचते हैं कि जो देवता होते हैं, जब वो किसी मतलब अपने भक्त को दर्शन देते हैं तो वो थोड़े समय के लिए वो दर्शन देते हैं और फिर वो वापस चला जाता है। उसी प्रकार से जो अतिथि है उसे भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अतिथि की तुलना भी हमने देवता से की है। तो जिस तरह से देवता दर्शन देने के बाद जो है वो अदृश्य हो जाते हैं, ऐसे तुम थोड़े समय यहाँ पर 1 या 2 दिन रुकते और फिर चले जाते। परंतु अब जो है वो तुम अतिथि जो है वो देवता के समान मुझे प्रतीत नहीं हो रहे हो। अब तुम मुझे जो है वो बिल्कुल कैसे प्रतीत हो रहे हो कि राक्षस के समान प्रतीत हो रहे हो। और इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा देवता का जो स्वरूप मेरे मन में है, हमारे मतलब जो है वो संस्कृति में है देवता मानना अतिथि को, तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा ये देवत्व बना रहे
तो तुम वापस लौट जाओ। और अभी है तुम्हारे जाने का बिल्कुल सही समय है। यदि तुम सही इस समय नहीं जाओगे तो मेरे मन से जो है वो गेट आउट शब्द निकलेगा, जो ना तो तुम्हारे सम्मान के लिए सही होगा, ना ही मेरे सम्मान के लिए वो ठीक होगा। इसलिए वो कहते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगी। तो बेटा ये चैप्टर की मैंने आपको समरी बताई है। इस चैप्टर को ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके रिलेटेड मैं प्रश्न उत्तर जो है वो आपको अगले क्लास में दूंगी। ठीक है बेटा।